अगले रोज तन्वी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। जब नौकरानी ने आकर बताया कि अमरजीत साहब ने उसे बुलाया है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सहमे हुए कदमों से अमरजीत साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी और अंदर चली गई। अमरजीत साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। तन्वी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा जी। अमरजीत साहब ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन तन्वी खड़ी रही। बैठ जाओ बेटा, उन्होंने नरम लहजे में कहा। तन्वी धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। तुम मुझसे नाराज हो? अमरजीत साहब ने पूछा। तन्वी ने ना में सिर हिलाया। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, अपनी बेटी से भी बढ़कर। अमरजीत साहब ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुम्हें बिहान से क्यों दूर कर रहा था? उनके लहजे में लगाव और गहरा दर्द था। तन्वी ने उन्हें नासमझी से देखा। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि उसके चाचा उसके हर फैसले का विरोध क्यों करते थे। अगर मैं कहूँ कि कल जो तुमने बेरहमी देखी थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, उसके पीछे बिहान का हाथ था, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अमरजीत साहब का लहजा सामान्य था, लेकिन तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आंखें फैलाकर उन्हें देखा। उसका पूरा अस्तित्व मानो पत्थर बन गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिहान, जिसने हमेशा उसकी हिफाजत की थी, वही ऐसी हरकत का जिम्मेदार हो सकता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये झूठ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तन्वी ने बेयकीनी से कहा। बेटा, ये सच है, अमरजीत साहब बोले। जिस व्यक्ति के शरीर को तुमने देखा था वो कबीर के एक खास आदमी का था। बिहान ने उसे सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसने कबीर के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया था। वो कबीर को एक झूठे केस में फंसाना चाहता था। तन्वी ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बिहान ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, अमरजीत साहब बोले। वो तुम्हारी इसी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। उसने ये सब अपनी पुरानी नफरत के कारण किया है। तुम उसके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। उसकी फितरत में रंजिश है। वो किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। वो आस्तीन का सांप निकला है। नहीं, वो मेरी हिफाजत करता है। वो मेरे अपने हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। तन्वी चीख उठी। अगर ये सब सच था तो वो इस सच को देखना ही नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था कि तुम यकीन नहीं करोगी, अमरजीत साहब ने कहा। उन्होंने अपने टेबल पर रखा लैपटॉप खोला और उसे तन्वी की ओर घुमा दिया। ये देखो, स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। बिहान, जिसके चेहरे पर सख्त और बेरहम भाव थे, एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था। कुछ देर बाद वीडियो में वही डिब्बा दिखाया गया जो तन्वी ने सड़क पर देखा था। तन्वी की आंखें खौफ से फैल गईं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये वीडियो असली नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। वो चिल्लाने लगी। मुझे नहीं देखना ये सब। उसने लैपटॉप को धक्का देते हुए कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। खुद को संभालो तन्वी, मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कहना जरूरी था। अमरजीत साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बिहान ने तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। वो हमारी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। तन्वी का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आंखों के सामने जो सच था वो झुटलाया नहीं जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो हकलाते हुए बोली, पहले क्यों नहीं बताया आपने? मुझसे ये सब क्यों छिपाया? उसने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया और जोर से रोने लगी। उसका मासूम दिमाग इतनी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमरजीत साहब उठे और उसे गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मगर तुम नहीं समझी। अब तुम्हें यकीन करना होगा कि वो लड़का तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए और उसने मुझे इस तरह इस्तेमाल किया। तन्वी टूटे हुए लहजे में बोली। आपने मुझे बताया क्यों नहीं चाचा जी? वो बिहान है तन्वी, अमरजीत बोले। तुम उसकी शक्ति अपनी आंखों से देख चुकी हो। अगर मैं तुम्हें पहले सच बता देता तो वो मुझे या शायद तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देता। उनकी बात पर तन्वी की आंखें भीग गईं। अब मेरी बात पर भरोसा करो और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, उन्होंने शांत आवाज में कहा।
तुम्हारी सुरक्षा की वजह से तो मैंने तुम्हारी शादी में बिहान के सामने यह शर्त रखी थी कि शादी हो जाने के बाद तुम इसी घर में रहोगे तन्वी के साथ, क्योंकि तुम तो उसके प्यार में पागल हो गई थी। न जाने कौन से मोड़ पर वह तुम्हें मिल गया था और मैं तुम्हें उसके साथ भेजने का रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था। तन्वी का दिल मानो सीने में टूटने लगा। वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिस इंसान को उसने पूरे दिल से चाहा था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया था। अमरजीत साहब के कमरे से निकलते ही तन्वी की दुनिया जैसे उलट गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, बदन से जान सी निकल गई। किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दिमाग में बस बिहान का कठोर चेहरा घूम रहा था। एक ही पल में उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत एक डरावनी सच्चाई में बदल गई थी। वो गुस्से और बेबसी में पागलों की तरह कमरे में इधर उधर चीजें फेंकने लगी। हर वो चीज जो उसे बिहान की याद दिला रही थी उसने सब एक तरफ कर दी। बेड की चादरें खींचकर फेंक दी, टेबल पर रखा गुलदस्ता नीचे गिरा दिया और जब आईने में अपना चेहरा देखा तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, बिल्कुल उसके टूटे हुए दिल की तरह। वो फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रूह तक दर्द से कांप रही थी। उसी रात बाहर गाड़ी की आवाज आई। बिहान की कार मेंशन की पार्किंग में आकर रुकी। उसके हाथ में ताजा गुलाबों का गुलदस्ता था जो वो तन्वी के लिए लाया था। आज वो उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता था ताकि वो कल का भयानक मंजर भूल सके। लेकिन जब उसने कमरे को खाली देखा तो हैरान रह गया। गुलाबों का गुलदस्ता उसने बेड पर रख दिया और ऊंची आवाज में पुकारने लगा, तन्वी तन्वी, पर कमरे में कोई जवाब नहीं था। कुछ सोचते हुए वो तन्वी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और पुकारा, तन्वी दरवाजा खोलो, मैं हूँ बिहान। बिहान ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और नरम आवाज में कहा, तन्वी दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज दी, तन्वी ये रवैया ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। अंदर तन्वी खौफ से कांप रही थी। बिहान की आवाज सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिहान को अंदाजा हुआ कि शायद वो अब भी डरी हुई है और उस पर गुस्सा भी कायम है। उसने अपनी आवाज को और नरम करते हुए कहा, तन्वी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कल की बात से परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। तन्वी ने अपने होठों पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर ना निकलें, लेकिन हर बार बिहान की दस्तक पर वो और तेज हो रही थी। बिहान दरवाजे के करीब झुककर बोला, तन्वी दरवाजा खोलो वरना मुझे खुद खोलना पड़ेगा। इस बार उसका लहजा थोड़ा सख्त था। उसने नौकर से चाबी मंगवाई और दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही कमरे का हाल देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। उसकी नजर तन्वी पर पड़ी जो कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थी। जैसे ही उसकी नजरें बिहान से मिली उसने जोर से आंखें बंद कर ली, जैसे वो कहीं छिप जाना चाहती हो। बिहान को उसका इस तरह डरना बुरी तरह खटका। वो कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तन्वी उसे अपनी ओर आते देख झटके से उठी और भागने की कोशिश करने लगी। उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी और वो उस ओर दौड़ी, मगर बिहान ने बीच में ही उसे रोक लिया। क्या हुआ तन्वी, तुम इस तरह डर क्यों रही हो? बिहान ने हैरानी से पूछा। प्लीज मुझे मत छूना, आप धोखेबाज हैं, मुझे हाथ मत लगाना, तन्वी ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों थे। बिहान के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ तन्वी। उसने परेशान होकर उसका हाथ थामा, लेकिन जैसे ही उसने तन्वी का कांपता हुआ बदन महसूस किया उसका दिल डूब गया। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि तन्वी को सब कुछ पता चल चुका है। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें किसने बताया ये सब? बिहान ने ठंडे स्वर में पूछा। तन्वी ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और रोने लगी। आप झूठे हैं, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे अपनी नफरत का हिस्सा बनाया। तुम्हें ये सब किसने बताया? बिहान ने अब सख्त लहजे में कहा। अमरजीत चाचा ने, तन्वी बोली। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है।
आप अब शरीफ इंसान नहीं रहे। आपने जो किया वो बहुत गलत था। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बिहान ने गुस्से में दीवार के पास खड़े होकर सख्त लहजे में कहा, चुप रहो। दूसरों की बातों पर यकीन करने से पहले तुमने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। बिहान का गुस्सा अब उसके दर्द से मिल गया था। तुम जानती भी क्या हो मेरे बारे में? तन्वी, तुम सिर्फ वही सुन रही हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तन्वी ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं जानना। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, उसने फुसफुसाया। बिहान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुम ठीक कह रही हो तन्वी। अब जब तुम सब जान चुकी हो और मान भी चुकी हो तो हाँ, मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो। उसने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है तन्वी। तुमने जो देखा वो सब हकीकत है। और हाँ, मैं उतना ही सख्त हूँ जितना तुमने सोचा है। बिहान की ये आवाज तन्वी की रूह में ठंड घोल गई। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ। मैं कल गांव वापस चली जाऊंगी। मैं आपकी दुनिया में नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा? वह फरियाद करते हुए बिहान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। बिहान ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, तुम अब मेरी दुनिया की मुसाफिर बन चुकी हो। तुम मुझसे आजाद नहीं हो सकती। पहले मैं अमरजीत साहब का हिसाब निपटा लूंगा, फिर तुम्हें देखूंगा। कहकर उसने तन्वी का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वक्त पूरा हुआ, अब मैं अमरजीत साहब को किनारे लगा दूंगा। कहकर वह कमरे से निकलने ही लगा कि तन्वी घबराकर उसका हाथ थाम बैठी। नहीं, आप चाचा जी को कुछ मत कहेंगे। बिहान ने उसे अचानक अंदर करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी वहीं फर्श पर बैठकर सिसकने लगी। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। उसी समय बिहान आग की तरह अमरजीत साहब के कमरे में घुसा। जोरदार आवाज से दरवाजा खोलते ही अमरजीत साहब उठकर देखने लगे तो बिहान लाल आंखों से उन्हें घूरता खड़ा था। अमरजीत साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है बहुत जल्दी में हो तुम। बिहान ने गुस्से में पास रखे कप को उठाकर फेंक दिया। तुमने तन्वी को क्या भरम दिया है उसके दिमाग में? वह तेज कदमों से आगे आया और एक पल में अमरजीत साहब के सामने आ खड़ा हुआ। उन्हें पकड़ लिया। अमरजीत साहब की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या हुआ? तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि तन्वी को सच्चाई पता चल गई? तुम तो वैसे भी उसे तकलीफ देना चाहते थे, या तुम्हारा कोई और मकसद था? जो तकलीफ तुम उसे देना चाहते थे वो मैंने दे दी। तुम्हें तो उसे तड़पता देख खुश होना चाहिए। वो हंस पड़े। वो तुम्हारी बेटी है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बिहान ने कहा। उसकी गुस्से से आवाज कांपने लगी। गिरेबान छोड़ो बिहान। अगर मेरी बेटी को मालूम हुआ कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा है तो वह तुमसे और नफरत करेगी। इन बातों पर बिहान ने एक झटके से उन्हें पीछे धक्का दिया और वे कुर्सी पर गिर पड़े। अरे बिहान, तुम तो गुस्से में हो। अमरजीत साहब ने ताने भरे लहजे में कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे ताकतवर होने के बावजूद हर बाजी मैंने जीती है। तुम्हारे माता पिता के जो हालात थे उसके लिए मैं जिम्मेदार था। तुमने क्या बिगाड़ लिया मेरा? हा हा, वो जोर जोर से हंस पड़े। तन्वी को तुमने अपना मोहरा बनाया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस काम से क्या क्या हो सकता था। बिहान चिल्लाया। मुझे पता है कि अब तुम्हारी हालत क्या होगी। अमरजीत साहब ने हंसते हुए कहा, क्या सोच रहे थे तुम मेरी बेटी को मोहरा बना के मुझसे जीत जाओगे? बिहान का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम उसे प्यार करते हो। अमरजीत साहब ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी है। अब वो तुम्हें नफरत से देखेगी और तुम उसकी आंखों में तड़पते रहोगे। अमरजीत साहब की हंसी बिहान के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। उस एक पल में बिहान ने सब कुछ गवा दिया। वह तेजी से अमरजीत साहब की तरफ बढ़ा, उन्हें पकड़ा और नीचे गिरा दिया। फिर इतना गुस्सा कर बैठा कि उसे लगा अब सीमाएं टूट चुकी हैं। उसने अमरजीत साहब को रोका और कड़े शब्दों में चुनौती दी कि अब पीछे नहीं हटेगा और उन्हें भारी नतीजे भुगतने होंगे। अमरजीत साहब जमीन पर गिरकर सांस लेने में दबाव महसूस करने लगे। बिहान उनकी ताकत से ऊपर था और वे हटने में असमर्थ रहे। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे सामने बेबस हूँ? मैं सब खामोशी से नहीं देखता। बिहान ने कहा, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लूंगा। अमरजीत साहब ने बिहान की आंखों में
नफरत से देखकर मुस्कान बनाए रखी। वे जान रहे थे कि बिहान उनकी बेटी को सीधे नुकसान पहुंचाने जैसा कदम नहीं उठा सकता, लेकिन बिहान का गुस्सा थमना मुश्किल था और उसने थप्पड़ की बरसात शुरू कर दी। कुछ ही थप्पड़ों में अमरजीत साहब जमीन पर ढेर हो गए और कमरे में भारी तनाव फैल गया। स्नेहा जो कमरे के बाहर से शोर सुनकर चीखती हुई अंदर दौड़ी और बोली, छोड़ो पापा को। उसकी आंखों में भी गुस्सा और नफरत थी। स्नेहा की आवाज पर भी बिहान पीछे नहीं हटा। वह अमरजीत साहब पर लगातार वार करता रहा। स्नेहा गुस्से में बिहान को पीछे खींचने लगी। छोड़ो मेरे पापा को, तुम इन्हें नहीं मार सकते। बिहान ने स्नेहा की तरफ घूरकर कहा, पछताओगी तुम इसे बचाकर। तुम्हें भी यह यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। यह सुनकर स्नेहा का शरीर भीतर तक कपकपाने लगा। बिहान के शब्दों ने उसे अंदर से हिला दिया। बिहान ने अमरजीत साहब को फिर धक्का दे दिया। रुको, मेरे पापा तो मेरे पापा ही हैं, समझे? स्नेहा रोते हुए चिल्लाई। अगर तुमने अब हाथ उठाया तो मैं तुम्हें रोकूंगी। बिहान स्नेहा के चेहरे को देखते हुए कुछ समय ठहर गया, आंखें बंद कर गहरी सांस ली और अमरजीत साहब की करहाती हालत पर आखिरी निगाह डालते हुए बोला, यह मत सोचो कि तुम जीत गए। मैं तन्वी से शायद उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुमने तन्वी के जरिए मुझे हराने की सोची है तो मैं उसे रास्ते से हटाने से भी नहीं कतराऊंगा, कहकर उसने पास रखी कुर्सी पर तीखी ठोकर मारी और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही स्नेहा दौड़कर अमरजीत साहब के पास गई। पापा उठिए, पापा उठिए, कहकर उन्हें सहारा दिया और कुर्सी पर बिठाया। मुझे तो तुमसे नफरत है। और वह खुद भी हक्का बक्का रह गई। बचपन से वो अमरजीत की नफरत झेलती आई थी। यह सारा व्यवहार देखकर उसका दिल टूट रहा था। पापा, मुझसे यह तड़प और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वह कांपते हुए बोली और अपने पिता को सहारा देकर मजबूती से खड़ा किया। आप प्लीज तन्वी को बिहान के साथ कहीं भेज दें। वो जब से हमारी जिंदगी में आई है सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी बात मानने वाली बेटी हूँ, वो आपकी बेटी नहीं है। स्नेहा ने बेचैनी और रौस में अमरजीत साहब के हाथ थामे, पर उन्होंने ठंडी हंसी के साथ उसका हाथ झटक दिया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उनका यह तंज स्नेहा के दिल को चीर गया। वह बेबसी से सिर झुकाकर बोली, आपने बहुत गलतियां की हैं, उसका अफसोस नहीं, पर आप पर मेरा हक है। आप तन्वी के नहीं, मेरे बाप हैं। अमरजीत साहब उसके शब्दों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान लिए बोले, तुम क्या सोचती हो? तुम मेरी संपत्ति की वारिस हो। तुमने मेरी बरसों की कमाई का इस्तेमाल किया और अब विरासत चाहती हो। अपनी हद में रहो। स्नेहा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। वह कमरे से बाहर निकली, मगर उसके भीतर नफरत की आग और भी तेज भड़क चुकी थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी, उसे अब जवाब देना होगा। वह तेज कदमों से बिहान के कमरे की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा जोर से खोला। अंदर तन्वी फर्श पर बैठी रो रही थी। आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। स्नेहा को देखकर वह घबरा गई, लेकिन स्नेहा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वह उसके पास आई और गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। स्नेहा ने तन्वी का हाथ पकड़ा तो तन्वी घबरा कर बोली, प्लीज स्नेहा, मुझसे दूर रहो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने हमारे पापा को बर्बाद कर दिया। बिहान से मोहब्बत में तुमने सब कुछ उजाड़ दिया। उसकी आवाज में पीड़ा, गुस्सा और टूटन सब मिलकर उमड़ आए थे। तन्वी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन स्नेहा ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, बिहान ने मेरे पापा को इतनी तकलीफ दी है कि अब वो चल भी नहीं पा रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तन्वी हैरानी और दुख में वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में बेबसी थी, जबकि स्नेहा के दिल में नफरत का तूफान मचल रहा था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। एक तरफ अपराध बोध से टूटी तन्वी और दूसरी ओर अपनी दुनिया उजड़ जाने के दर्द से जलती स्नेहा। वो उनके साथ
कुछ भी कर सकता था, बस तुम्हारी वजह से कुछ रुक गया था और मैंने अपने पापा को बचा लिया। आगे अगर तुम मुझे मेरे पापा के करीब आती दिखी तो मैं तुम्हें पूरी तरह से दूर कर दूंगी, स्नेहा ने सख्त आवाज में कहा। उसके चेहरे पर गुस्से और चेतावनी का मिला जुला भाव था। तन्वी का दिल डर से कांप गया। बिहान की कठोरता और उसकी बेरहम निगाहें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। उसका चेहरा सन्न और बेजान हो चुका था। तुम नहीं समझती, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारी ये बेवकूफी भरी मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसके लहजे में झुलझुलाहट और टूटन दोनों झलक रहे थे। स्नेहा ने बीच में कहा, अगर तुम सच में मेरे पापा से लगाव रखती हो तो बिहान के साथ नहीं रह सकती। तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसकी बात पर स्नेहा ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। कहते हुए उसने तन्वी को जोर से पीछे धकेला और एक थप्पड़ तन्वी के गाल पे मारते हुए कमरे से बाहर चली गई। तन्वी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके सीने में दर्द की लहर उठी और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस उसके रूंधे हुए सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो खुद से सवाल करती रही, क्या वाकई वो गलती पर थी या बस दूसरों के खेल की मोहरा बन चुकी थी। बाहर रात गहराने लगी। कुछ देर बाद बिहान फिर कमरे में लौटा। चेहरे पर तनाव था पर आंखों में हल्की झलक पछतावे की भी थी। अमरजीत साहब से सामना कर आने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला था। जब उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो तन्वी फर्श पर सोई हुई दिखी। उसके चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे सूजन थी। आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी मासूमियत बयां कर रहा था। बिहान धीरे धीरे आगे बढ़ा और तन्वी के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ बदले की आग और दूसरी तरफ तन्वी की सादगी ने उसके दिल में नरमी पैदा कर दी थी। उसने हल्के हाथों से उसके गाल को छुआ और उंगलियों के पोरों से आंसू पोंछ डाले। तभी उसकी नजर तन्वी के गाल पर पड़ी, जहां हल्की सी सूजन थी और निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बिहान का चेहरा तन गया। आंखों में गुस्सा भर आया। उसने तन्वी को धीरे से उठाया। तन्वी जैसे ही होश में आई वह घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, तुम यहाँ? बिहान ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? किसने तुम्हें मारा? उसका लहजा सख्त लेकिन चिंता से भरा था। तन्वी ने आंखें नीची करते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मेरी मजबूरी में खुशी होनी चाहिए। उसके शब्दों में गुस्से और बेबसी का मिलाजुला दर्द था। बिहान ने उसे चुपचाप देखा। शायद पहली बार उसके भीतर पछतावे की झलक उभरी थी। वह ठंडे लहजे में बोला, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। वो बड़ी सादा आवाज में सुनने लगा। तन्वी उसे देखती रह गई। उसे ये सब सुनकर घिन सी हो रही थी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में खौफ, गुस्सा और नफरत का मिला जुला हाल था। बिहान भी सामने खड़ा था और उनके बीच एक सर्द खामोशी छा गई। तन्वी ने गुस्से से कहा, आपने चाचा जी पर हाथ उठाया? बिहान ने झुलझुलाकर हामी भरी। उसकी आंखों में शर्म का नामो निशान तक नहीं था। यह देखकर तन्वी के अंदर का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। खौफ के बावजूद उसने बिहान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि बिहान कुछ लम्हों के लिए स्तब्ध रह गया और तन्वी भी अपनी हिम्मत से पत्थर बन गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने चीख कर कहा, मेरे चाचा पर हाथ उठाने की। बिहान खामोश रहा और तन्वी का हौसला और बढ़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू बह रहे थे। तुम जानती हो क्या, मैं बड़ा बेवकूफ रहा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के नाम पर नरमी बरतता रहा। तुम इस तरह नरमी के काबिल भी नहीं हो। दांत पीसते हुए उसने अचानक तन्वी का हाथ पकड़ा। तन्वी की आंखें फैल गईं। वह बुरी तरह घबराकर पीछे हटने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या समझा तुमने मुझे? अगर तुम अब भी नहीं सुधरोगी तो मैं सजा दूंगा। फिर वह बोला, तुमने पहले बेअदबी की, अब हाथ उठाया। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम जानती हो मैं कितना सख्त हूँ।
कहकर बिहान ने तन्वी को बेड की तरफ सख्ती से बिठा दिया। तन्वी हाँफते हुए उसे देख रही थी। खौफ में लड़खड़ाते हुए वह दरवाजे की ओर भागी और दरवाजा ऑटो लॉक था। बेबसी में वह रुककर रो पड़ी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बिहान बेड के पास सिर पकड़े बैठा था। तन्वी की बेइंतहा सिसकी फूट रही थी। बिहान ने लाल आंखों से उठकर उसे देखा। अब तक का सबसे बेबस चेहरा उसने वही देखा था। उसके दिमाग में उन पलों की यादें दौड़ने लगी जब वे साथ होते हुए हंसते थे। बिहान ने हाथ से इशारा किया कि पास आओ। तन्वी दरवाजे के पास खड़ी रही और सिरे से मना करते हुए धीरे से सिर हिलाने लगी। बिहान खुद खड़ा होकर तन्वी के सामने गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। तन्वी कांपते हुए बदन के साथ सिर झुकाए खड़ी थी। अगले ही पल बिहान ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और उसी के साथ एक खामोश आंसू उसकी आंखों से निकलकर तन्वी के बालों में समा गया। मुझे इतनी तकलीफ मत दो तन्वी, वह मन ही मन कह उठा। तुम्हारे चाचा ने सही चाल चली है। तुम्हारी नफरत मुझे बहुत दर्द दे रही है। वह चाहकर भी यह बात जुबां पर नहीं ला सका। उसने तन्वी को सहारा देकर उठाया। वह जो डर के सहारे खड़ी थी, विरोध करने की हिम्मत ना कर सकी और उसका चेहरा बिहान के कंधे में छिप गया। बिहान ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खुद भी पास बैठ गया। तन्वी का सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, गुस्सा भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी। अच्छी पत्नियां अपने पति से ऐसे पेश नहीं आती। जैसा भी हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? वह उसके बालों को बहुत धीरे से सहलाते हुए बोला। उसे अब समझ आ गया था कि तन्वी को सख्ती से संभालना मुमकिन नहीं। तन्वी ने आंखें बंद कर ली। कितने आराम से वह अपनी कठोरता को सामान्य बना देता था। खाना खाया तुमने? बिहान के पूछने पर उसने ना में सिर हिलाया। सुबह से भूखी होने की वजह से उसकी हालत बेहद कमजोर लग रही थी। बिहान ने इंटरकॉम उठाकर नौकरानी को खाना लाने को कहा। कुछ देर बाद नौकरानी ट्रे लेकर बिहान को थमा गई। उसने ट्रे तन्वी के सामने रखी और खुद भी उसके सामने बैठ गया। खाओ, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। तन्वी ने कांपते हाथों से खाना उठाया। बिहान बारीकी से उसे ही देख रहा था, जैसे हर कौर के साथ उसकी हालत को पढ़ रहा हो। स्नेहा ने हाथ उठाया है ना तुम पर? उसका लहजा साधारण था पर आंखों में सख्ती झलक रही थी। तन्वी ने चौंक कर सिर उठाया, फिर घबराकर ना में सिर हिला दिया। बिहान ने और कुछ नहीं कहा। खाने के बाद वह फिर तन्वी के पास आकर लेट गया और उसे अपने करीब करते हुए उसके बाल सहलाने लगा। डर और थकावट के बीच तन्वी जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद बिहान उसके चेहरे के करीब झुका, फिर उसका सिर तकिए पर ठीक से रखकर कमरे से बाहर निकल गया। अब उसका रुख स्नेहा के कमरे की ओर था। स्नेहा के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। कमरे में हल्का अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी स्नेहा पर पड़ी। किसी की मौजूदगी महसूस कर स्नेहा पीछे मुड़ी। 2 पल बाद कमरा रोशन हुआ और उसने बिहान को देखा। एक वक्त था जब उसे बिहान से बात करने में भी डर लगता था, पर अब उसके दिल दिमाग में किसी तरह का खौफ नहीं था। क्यों आए हो यहाँ? उसने परेशान होकर पूछा। तभी बिहान दरवाजा बंद कर रहा था। मुझे यकीन है अपने गुनाह पर पछतावा नहीं होगा, अफसोस भरे स्वर में कहा बिहान ने। और स्नेहा को समझ नहीं आया कि किस गुनाह की बात कर रहा है, पर अगले ही लम्हे बिहान के हाथ का जोरदार थप्पड़ उसकी समझ पर टूट पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब उसे साफ समझ आ गया कि बिहान किस बात का जिक्र कर रहा था। वह घबराकर पीछे हटने लगी, पर बिहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? तुम शायद भूल गई हो कि वो बिहान की पत्नी है। मेरे नाम से मतलब रखने वालों पर तुमने अपनी नजरों से हमला किया है। वह चिल्लाया और स्नेहा सन्न रह गई। तुम मेरी दुश्मनों की लिस्ट में नहीं हो स्नेहा, इसीलिए तन्वी के साथ बुरा करने से मेरे दुश्मनों में शामिल मत होना। मैं औरत और मर्द को बराबर समझता हूँ। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। दोबारा हाथ लगाया तो परिणाम ठीक नहीं होगा, कहकर वह पीछे हट गया। स्नेहा अपनी पकड़ी कलाई सहलाते हुए हिचकियों में रो पड़ी और बिहान को घूरने लगी, जो कमरे से बाहर निकल चुका था।
मैं तन्वी को बर्बाद कर दूंगी, उसने फुर्ती से कहा। बिहान तुम या पापा कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। उसकी आंखों में सख्त इरादा था और फिर अचानक चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई गाना गुनगुना रही हो। अगली सुबह जब तन्वी की आंख खुली तो कमरे में हल्की हल्की धूप पड़ी हुई थी। उसका सिर भारी था और दर्द से चूर कर रहा था। वह धीरे से उठी और चारों तरफ देखने लगी। बिहान सोफे पर बैठा था, लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और एक हाथ में फोन पकड़े किसी से गंभीरता पूर्वक बात कर रहा था। उसकी निगाहें तन्वी पर टिक गईं और तन्वी उसे देखकर कांप उठी। बिहान ने फोन पर कहा, ठीक है, काम पूरा कर दो, ऐसा करना कि कोई सबूत ना बचे। फोन काटते ही तन्वी का दिल दहल उठा और उसकी आंखें भर आईं। बिहान उठकर उसके पास आया और चेहरे पर नरम सा हाव भाव था और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मुझसे डर लग रहा है, तन्वी ने कांपते हुए कहा। आप इतनी आसानी से किसी की जान लेने की बात कैसे कर सकते हैं? बिहान ने गहरी सांस ली और कुछ ना कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खींचतान नजर आई। मैं अभी तुम्हें किसी बात की वजह नहीं दे सकता, बस इतना समझ लो मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कहते हुए बिहान ने तन्वी का हाथ अपने हाथ में थामा, पर तन्वी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप यह सब कैसे कर सकते हैं? वह रोते सी शिकायत कर रही थी। भीतर जो कुछ चल रहा था उसे बयां करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही रुक जाएगी। बिहान ने गहरी सांस ली और पास आकर बोला, तुम्हें तो यकीन हो गया है तन्वी कि मैं बेरहम हूँ, तो फिर ये फालतू बहाने क्यों? उसकी आवाज में कटुता थी। खैर, तुमने जितना जाना है उससे कई ज्यादा बेरहम हूँ मैं, पर बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, पर यह सच भी है कि मैं तुम्हें कभी खुद से आजाद नहीं होने दूंगा। तन्वी ने आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब बिहान के हाथों में एक खिलौना बनकर रह गई है। बिहान ने इंटरकॉम दबाया और नौकरानी को आदेश दिया, तन्वी के लिए नाश्ता ले आओ। कुछ ही देर में ट्रे आई और बिहान ने वह ट्रे तन्वी के सामने रख दी। लो, नाश्ता कर लो। तन्वी ने मना किया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नाश्ता करो तो खाओ, वह सख्ती से बोला। अधिक नरमी तन्वी को और कमजोर कर सकती थी। बिहान ने जबरदस्ती उसे नाश्ता कराया और माथे पर एक थपकी देकर खड़ा हो गया। कमरा लॉक नहीं रहेगा, पर तुम बाहर नहीं जाओगी और किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने दोगी, कहकर वह बाहर निकल गया। बिहान के ऑफिस जाते ही मकान में खामोशी फैल गई। तन्वी कुछ देर बैठी रही। जब उसे यकीन हुआ कि बिहान जा चुका है तो धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। सीढ़ियां उतरकर सीधे अमरजीत साहब के कमरे की ओर बढ़ी। अमरजीत साहब फाइल देख रहे थे। तन्वी दरवाजा खोलते ही उनके सामने आकर चिपक कर रोने लगी। चाचा जी, वो एक अपराधी है, वह आपको मार देगा, मुझे उससे डर लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी। अमरजीत साहब ने नरमी से हाथ फैलाया और कहा, शांत रहो बेटा, चुप हो जाओ, मैं हूं ना। तन्वी रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आपको नुकसान पहुंचाने का जरिया बन गई। अमरजीत साहब ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ मेरी बच्ची, मैं सब जानता हूँ। तन्वी ने गहरी सांस ली और फुसफुसाई, मैं उसके साथ नहीं रह सकती चाचा जी, मुझे बिहान से डर लगता है। मुझे यहाँ से दूर भेज दो जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाए, या फिर कुछ ऐसा करो कि मैं उसके साथ और ना रह सकूं। तन्वी की आंखों में बेबसी और मायूसी थी। वह इस दर्दनाक सच्चाई से भागना चाहती थी कि जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझा था, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। अमरजीत साहब ने उसे शांत कराते हुए कहा, चिंता मत करो, 2-3 दिन में मैं सब इंतजाम कर दूंगा, मगर तब तक तुम्हें बिहान के सामने बिल्कुल सामान्य रहना होगा। ऐसा जताओ कि तुम मुझसे नाराज हो और अब पूरी तरह बिहान की तरफ हो। उसे यह महसूस होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे जज्बातों से खेला है और अब तुम मुझसे नफरत करती हो। इससे वो सोच लेगा कि वह जीत गया है और शायद अब तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करेगा। तन्वी ने सिर उठाकर अमरजीत साहब की तरफ देखा। आंखों में अब भी डर था, पर उम्मीद की एक हल्की किरण भी चमक रही थी। शायद यही आखिरी मौका था खुद को बिहान से दूर करने का। जैसा आप चाहेंगे चाचा जी, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं सब वैसा ही करूंगी। अमरजीत साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा
और उसे ढांढस बंधाया। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब तन्वी उनके नियंत्रण में थी और वे जानते थे कि अब वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को जब बिहान ऑफिस से जल्दी लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के साथ बेचैनी भी झलक रही थी। दिन भर की बहस और अमरजीत साहब से हुई खींचतान उसके जेहन में घूम रही थी। वह सीधे अपने कमरे में गया और देखा कि तन्वी बिस्तर पर चुपचाप बैठी है। बिहान ने बिना कुछ कहे बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए, सिगरेट जलाई और गहरी सांस के साथ धुएं को आसमान की ओर छोड़ दिया। नीचे शहर की चमकती रोशनियां थी, पर उसके मन में साजिशों का अंधेरा पसरा था। सिगरेट खत्म होने पर उसने राख झटक दी और तभी पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। वह पलटा तो देखा तन्वी उसके पास खड़ी थी, सिर झुका हुआ। क्या बात है? बिहान ने शांत पर ठंडी आवाज में पूछा। उसे लगा शायद तन्वी कोई सफाई देने आई है। तन्वी ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। अब उन आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन। मुझे अब सब पता चल गया है जो मेरे चाचा जी ने आपके साथ किया था, तन्वी ने धीमे और साफ स्वर में कहा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने गलती से उनका साथ दिया। बिहान तन्वी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने भौएं चढ़ाई। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तन्वी बोली। लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है कि वो मेरे जज्बातों से खेल रहे थे। वो आपसे दुश्मनी में मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। बिहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने तन्वी का हाथ थाम लिया और धीरे से पूछा, तो अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई? तन्वी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अब सब समझ आ गया है। चाचा जी ने जो आपके साथ किया वो गलत था और अब मैं आपका साथ दूंगी। बिहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर गहराई से उसकी आंखों में देखा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि तन्वी इतनी जल्दी अपने चाचा की असलियत समझ गई है। वह थोड़ा झुकते हुए बोला, और तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है? तन्वी ने बस उसकी ओर देखा। उस नजर में अब डर नहीं था, पर एक रहस्य जरूर था जो आने वाले वक्त में दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। तन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। मैं अब आपके साथ हूँ और मैं आपको अमरजीत साहब के खिलाफ इस बदले में मदद दूंगी। उसके शब्दों में अब अपनापन झलक रहा था। बिहान ने तन्वी को अपने करीब खींच लिया और गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्ट मुस्कान थी। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह बिहान जल्दी ऑफिस चला गया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने प्लान के अगले चरण पर पहुंच चुका हो। उसे तन्वी पर अब कोई शक नहीं था, या यूं कहें कि उसने यह दिखाने का फैसला किया था कि उसे तन्वी पर पूरा भरोसा है। वह जानता था कि असली मुकाबला अब शुरू होगा। घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। तन्वी उस रात की थकान और तनाव के बाद गहरी नींद में थी। कमरे की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी दरवाजा अचानक खुला। स्नेहा हड़बड़ाकर अंदर दाखिल हुई और घबराई हुई आवाज में बोली, उठो तन्वी, उठो जल्दी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तन्वी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ स्नेहा? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस तन्वी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तन्वी बार बार पूछती रही, स्नेहा बोलो तो सही, हुआ क्या है? पर स्नेहा के होंठ बंद थे। उसकी सिसकियां बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई तन्वी को सीधे अमरजीत साहब के कमरे की ओर ले गई। दरवाजा खोलते ही तन्वी के कदम थम गए। सामने जो नजारा था उसने उसका खून जमा दिया। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें थमसी गईं। अगले ही पल उसके होंठों से एक भयानक चीख निकल पड़ी। कमरे के बीचों बीच अमरजीत साहब पड़े थे और उनके चारों तरफ फर्श पर लाल धब्बे फैले हुए थे। हवा में घबराहट और सन्नाटा एक साथ घुल गए थे। तन्वी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले जिनसे वह मदद की उम्मीद कर रही थी, अब वो जा चुके हैं। अमरजीत साहब का चेहरा आसमान की ओर था, जैसे वे अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा देख रहे हो। उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। तन्वी ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अंदर एक गहरी खौफनाक ठंड उतर आई। स्नेहा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस बिहान ने
मेरे पापा को मार दिया। तन्वी घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अमरजीत साहब का चेहरा थामकर बेकाबू होकर कहती रही, चाचा जी उठिए ना, मैंने कहा था ना ऐसा मत कीजिए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। स्नेहा तन्वी को बार बार झिझोड़ते चली जा रही थी। उसने मेरे पापा को मार दिया, वह विहान ने मेरे पापा को मार दिया। तन्वी की आंखों से ना जाने कितने आंसू बह निकले। उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसके सामने ढह गई हो। तन्वी जानती थी कि इसके पीछे का जिम्मेदार वही विहान था और यह गुनाह उसके ही भरोसे और मोहब्बत की वजह से हुआ था। स्नेहा की आवाज दर्द और गुस्से से भर उठी। उसको तुम्हारे और पापा की साजिश का पता चल गया था। कल तुम लोग जो कुछ भी प्लान कर रहे थे उसने सुन लिया था, इसीलिए पहले उसने पापा को रोक दिया और अब अगला निशाना तुम हो। यह सुनते ही तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगी, चेहरा गोरा पड़ गया और बार बार कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो चली, आंखों में भय की परछाई गहराने लगी। उसने तुम्हारे चाचा को मार दिया है, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। स्नेहा की बातों ने तन्वी के होश ही उड़ा दिए। वह चीखते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट पड़ेगा। अंदर जाकर वह फर्श पर गिर पड़ी और लगातार अमरजीत साहब की वह तस्वीर उसके सामने घूमती रही। विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये सब उसी के कारण हुआ। कुछ देर बाद बाहर से दरवाजा खुलने की आहट आई और तन्वी की सांसें थम गईं। वह समझ बैठी कि विहान आ गया है और अब उसका भी वही हाल होगा जो चाचा का हुआ। पर दरवाजा खुलने पर स्नेहा ही सामने खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए। स्नेहा अंदर आई, धीरे से दरवाजा बंद किया और बोली, ये लो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ ये सब होते नहीं देख सकती। तुम्हारी हिफाजत के लिए पापा ने अपनी जिंदगी दे दी। तन्वी हैरानी से स्नेहा को देखती रही। मैं कहाँ जाऊंगी स्नेहा? अगर मैं गांव जाऊंगी तो वहां तक भी विहान पहुंच जाएगा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। स्नेहा ने उसे गले लगाते हुए कहा, गांव मत जाओ, कहीं दूसरे शहर चली जाओ, बस यहाँ से बहुत दूर। बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस बैग में एक दूसरा फोन है जिसका नंबर विहान को नहीं मालूम। इस फोन से मुझसे बात करना। इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है। स्नेहा ने तन्वी का हाथ पकड़कर भरोसे से कहा, मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहते थे। तुम्हारी हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी जान दी। मैं भी हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगी। उसकी आंखों में गहरा दुख और पछतावा था। बैग में थोड़े पैसे और एक फोन रखा हुआ था जिसे उसने तन्वी के हाथ में थमा दिया। विहान के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्नेहा ने बार बार कहा। तन्वी का हाथ कांप उठा। वो आपको मार देगा स्नेहा, वह डरते हुए बोली। स्नेहा ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, विहान मुझे कुछ नहीं करेगा, बस तुम अपनी जिंदगी बचाओ, अभी जाओ। तन्वी ने जल्दी से बैग थामा और स्नेहा की तरफ कृतज्ञता और प्यार से देखती रही। उसके दिल में स्नेहा के लिए एक गहरा सम्मान जाग उठा। दरवाजा खोलकर उसने तेजी से पिछले दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। वह जानती थी कि गार्ड्स हटा दिए गए हैं और अब यही उसका एकमात्र मौका था अपनी जान बचाने का। यह कहानी केवल मनोरंजन और फिक्शन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में जो दृश्य शामिल हैं, जो केवल कहानी को सस्पेंस और ड्रामा बढ़ाने के लिए हैं। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं सत्यापित या वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। कृपया इसे केवल कहानियों और फिक्शन के रूप में देखें। इस सामग्री को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का अगला पार्ट कल इसी चैनल पर डाला जाएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।